थैंक यू। थैंक यू नीता मैम। थैंक यू। अब हमारा जो आज का टॉपिक है वो है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और हमारे 14 भवन। और जब मैं इसके बारे में सोच रही थी तो मुझे सबसे पहले प्रिंसिपल्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी ऐसे दिमाग में आ रहा था। तो आई थिंक आप सब वो प्रिंसिपल्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी के बारे में जानते होंगे कि हमारे जो आध्यात्मिक सिद्धांत क्या हैं। आप सब शायद इससे रूबरू होंगे कि आध्यात्मिक सिद्धांत कौन कौन से हैं। कोई एनीवन कोई लिख सकता है कि ये हमारे प्रिंसिपल्स हैं। क्योंकि आज हम जो लोक करने जा रहे हैं, जो 14 भवन हैं, जैसे सत्यलोक है, जनलोक है, तपलोक है, तो मेन क्या होता है कि जो स्पिरिचुअलिटी है यानी कि जो स्पिरिट है वो किस तरीके से ट्रेवल करती है। तो हमारा जैसे मैं याद कराती हूँ कि जब पत्री सर हमेशा प्रिंसिपल्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी के बारे में कहते थे कि स्पिरिचुअलिटी वो नहीं होती कि आप सिर्फ चैंटिंग करो या भगवान के पास जाओ, मंदिर में जाओ, घंटियां बजाओ। तो मुझे एक पुस्तक भी याद आ गई बात करते करते। एक पुस्तक है, सिद्धार्था की एक पुस्तक है, हरमन हेसी का लिखा हुआ। ये पुस्तक है सिद्धार्था। तो महात्मा बुद्ध के बारे में जो स्पिरिचुअलिटी का जो पार्ट है महात्मा बुद्ध की लाइफ का, वो हरमन हेसे ने लिखा। और उसमें लिखा कि हम किस प्रकार से स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ते हैं। तो महात्मा बुद्ध ने भी उस पुस्तक में लिखा कि मैंने कभी भिक्षा मांगी, कभी मैं भूखा रहा, कभी मैंने घंटियां बजाई, कभी मैं मठ में गया, है ना। तो इस तरीके से उनका जो स्पिरिचुअलिटी का जो पार्ट है वो उन्होंने, हरमन हेसे ने बहुत बखूबी लिखा है उस पुस्तक में। बहुत पतली सी पुस्तक है वो। और आपको मौका मिले तो आप जरूर पढ़िएगा वो पुस्तक, जिसमें उन्होंने कहा कि जब वो उनके दिमाग में मोक्ष चलता था और जब वो लोगों को देखते थे कि कोई बीमार है, कोई मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, तो उसमें वो लिखते हैं कि मुझे भगवान को ढूंढना है। मैं कैसे ढूंढूं भगवान को, और मुझे मोक्ष भी प्राप्त करना है, मुझे निर्वाण की प्राप्ति भी चाहिए। तो उन्होंने सोचा कि घंटी बजाने से, शायद घंटियां बजाने से अगर मोक्ष मिलता है तो मैं घंटियां बजाता हूँ। तो उन्होंने हर चीज को एक्सपेरिमेंटली उन्होंने देखा, अपने अंदर वो उतारा। जब हम कहते हैं कि बुद्धम शरणम गच्छामि, मतलब कि आप अपनी शरण में जाइए। यू एक्सपेरिमेंट ऑन योर सेल्फ कि तुम्हें किस तरीके से निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है। तो हम बार बार उसमें बोलते हैं कि बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, ऐसे हम बोलते हैं। तो उन्होंने यही समझाया कि आपो दीपो भव, यानी कि तुम अपना दिया खुद जलाओ। यू एक्सपेरिमेंट ऑन योर सेल्फ। तो उन्होंने अपनी लाइफ में वो एक्सपीरियंस किए, और एक्सपीरियंस करने के बाद वो कहीं एक नतीजे पे पहुंचे कि अब मुझे अकेला चलना है। तो उनकी जो लास्ट वाला जो पार्ट है उसमें उन्होंने, जब आनंदा और जो जब महात्मा बुद्ध दोनों अलग हुए, तो वो एक पार्ट है जहाँ पर वो एक मठ में गए और मठ में गुरु धारण कर रहे थे। तो आनंदा ने कहा कि मैं तो गुरु धारण कर लेता हूँ। तो इस प्रकार से उन्होंने जब गुरु धारण किया, तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि भाई उस मठ के अंदर जो 20 साल का व्यक्ति है, जो 40 साल का व्यक्ति है, मुझे उसमें कोई फर्क नजर नहीं आता। तो अब मैं अपनी दिशा अलग से पकड़ूंगा और मैं अकेला चलूंगा। और अकेला चलने के बाद मुझे निर्वाण की प्राप्ति मैं अपने आप ही करूंगा, मैं किसी का सहारा नहीं लेता। तो कहने का भाव ये है कि जो हमारी स्पिरिचुअलिटी है, जो प्रिंसिपल्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी है, उसमें हमारा सिद्धांत, जो पहला सिद्धांत है वो है अहम ब्रह्मास्मि, कि हम खुद में, हम ब्रह्म हैं। ये हमें कॉन्शियसनेस है, चेतन है। ये हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल है। तो हमें ये अंडरस्टैंडिंग, जब हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं तो हमें ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हम सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म के रूप में ही, इस ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हमने पिछले एपिसोड में बात किया,
कि हमारी पंच ज्ञान इंद्रियां हैं, पंच कर्म इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, ये सब इंस्ट्रूमेंट्स हैं। उस ब्रह्म को समझाने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं, पंच तत्व आ गया है। और ये सारे इंस्ट्रूमेंट को हमें किस प्रकार से उसको प्रयोग में लाना है, तो ये हमें सीखना है। क्योंकि अहम ब्रह्मास्मि जब एक क्रिस्टल क्लियर हो गया कि जब हम स्पिरिचुअलिटी में पहला कदम रखते हैं, तो उसमें अहम ब्रह्मास्मि से क्लियर हो जाता है, आपो दीपो भव से क्लियर हो जाता है कि तुम्हें तो अपना दिया खुद जलाना है। क्यों? क्योंकि तुम्हें उस ब्रह्म को खुद ही ढूंढना है, खुद ही एक्सपेरिमेंटली तुम्हें उस वहां तक पहुंचना है। तो वो जो प्रिंसिपल है, उसके बाद नंबर 2 पे जो प्रिंसिपल आता है वो आता है कि हमारा लॉ ऑफ कर्मा, की जिस प्रकार से हमारा जो मनस है और जो इंद्रियां हैं वो आपस में मिलके जो काम करते हैं, और उसके बाद जो हमारी एक्शन होते हैं हमारी कर्म इंद्रियों के, उसके अकॉर्डिंग हम लॉ ऑफ कर्मा में तमस और रजस और सत्व में हम इन्वॉल्व हो जाते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग हमारा स्फीयर बनना शुरू हो जाता है, जो हम आगे अभी 14 भवनों की बात करेंगे। अब पहला सिद्धांत हो गया अहम ब्रह्मास्मि, दूसरा हो गया अ, हमारा लॉ ऑफ कर्मा, कर्म सिद्धांत, और तीसरा हो गया कि हमारा बार बार पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम। ये 3 सिद्धांत ऐसे हैं कि जो हमें रात को सोते हुए याद रखने हैं कि सबसे पहले मैं ब्रह्म हूँ, दूसरा मैं लॉ ऑफ कर्मा मेरा सिद्धांत है, और उसके बाद मैं क्यों इस धरती पर आया हूँ और मेरा बार बार जन्म क्यों हो रहा है, ऐसी कौन सी चीजें हैं कि जो जब मैं बार बार आ रहा हूँ। तो ये 3 ऐसे सिद्धांत हैं जो हमें समझने हैं। और रात को सोते हुए अगर हम थोड़ा सा भी एनालिसिस करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तो हमें क्रिस्टल क्लियर पता लग जाता है कि मैं कौन हूँ और मेरा पर्पस क्या है और मेरी गलतियां क्या हैं, और मैं अपने मन और इंद्रियों में किस प्रकार से जकड़ा हुआ हूँ, ये भी हमें पता लग जाता है। और साथ में हम जब सोने लगे तो रिक्वेस्ट है, हर बार मैं बोलती हूँ कि एक अपनी डायरी बनाइए, डायरी में आप जरूर से जरूर लिखिए। क्योंकि मन जो मेंटल बॉडी है वो ब्रेन के इक्विवेलेंट नहीं है। मेंटल बॉडी बहुत बहुत बड़ी है, वो ब्रेन सिर्फ उसको को रिलेट करता है, उसको इंटरप्रेट कर सकता है जितनी उसकी क्षमता है, उससे ज्यादा तो ब्रेन की भी क्षमता नहीं है। तो अब हमारे 3 सिद्धांत के बाद जब हम चौथा, पांचवा और छठा सिद्धांत चलते हैं, तो हमारा जो फोर्थ सिद्धांत है वो है योग सिद्धांत। योग सिद्धांत का मतलब होता है कि जैसे हम आपस में बात कर रहे हैं, स्वाध्याय करते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, सत्संग में जाते हैं, हम कोई वर्कशॉप्स अटेंड करते हैं, तो ये जो योग सिद्धांत है उसके सानिध्य में हमारी जो प्रोग्रेशन ऑफ ग्रोथ है, इवोल्यूशनरी जो स्टेप हैं, वो हम ज्यादा ले पाते हैं। और अदरवाइज हम जो पांचवा सिद्धांत है वो योग सिद्धांत है, जो चौथा सिद्धांत है वो एक नेचुरल वे में जो हमारी प्रोग्रेस हो रही है। मान लो ऐसे लोग हैं जो मेडिटेशन करते ही नहीं हैं, मान लो ऐसे लोग हैं कि जो अभी सिर्फ मटेरियलिज्म में ही उलझे हुए हैं, ऐसे लोग हैं जो सिर्फ अपनी फैमिली को लेके ही फोकस्ड हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो सिर्फ अपनी ईगो में ही बंधे हुए हैं। तो ये इस तरह के जो लोग हैं उनका नेचुरल वे ऑफ इवोल्यूशन होता है कि वो प्रकृति के अकॉर्डिंग जैसे जैसे वो अपने सीखते हैं उसके अकॉर्डिंग वो आगे बढ़ते रहते हैं। शायद हम भी ऐसे ही होते अगर हम मेडिटेशन नहीं करते, हम भी ऐसे ही होते अगर हमें गुरुओं का सानिध्य नहीं मिलता, तो शायद हम भी उसी रास्ते पे होते जैसे जर्नल जो लोग हैं वो चल रहे हैं। तो हमारा चौथा और पांचवा सिद्धांत है, एक तो नेचुरल जो प्रोग्रेस होती है, और जो पांचवा सिद्धांत है वो योग सिद्धांत है। और जो छठा सिद्धांत है वो है हमारा कि इनफाइनाइट जर्नी। हम पत्री जी ने जब 6 प्रिंसिपल्स बताए, तो उसमें उन्होंने कहा कि जैसे हम अपने बालों को नहीं गिन सकते, आसमान में तारों को नहीं गिन सकते, मंडलों को नहीं गिन सकते, इसी तरह हमारी जो इनफाइनाइट जर्नीज हैं उसका भी हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि तुम पिछले कितने जन्मों में क्या क्या करके आए और तुम आगे जाके क्या क्या करोगे। तो वो इनफाइनाइट जर्नीज हैं।
इसीलिए उन्होंने ये फोकस किया था कि जो आध्यात्मिकता है या जो सिद्धांत हैं, आध्यात्म के जो सिद्धांत हैं, वो हमें समझने हैं कि हमारा जो पहला सिद्धांत है, मैं तो उसके ऊपर फिर से फोकस करती हूँ कि ये जितने भी हमारी बॉडी है उसके जो बॉडी है, इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, ये सब अहंकार है, ईगो है, हम मतलब ये सारी चीजें क्या है, इंस्ट्रूमेंट हैं उस वहां तक, उस ब्रह्म तक समझने के, कि भाई ये बात हमें किसी न किसी तरीके से समझ आ जाए, चाहे हम पुस्तक कोई भी पढ़े। और एक अगर हम अ, एक हम कॉन्शियसनेस या चेतन तत्व की बात करें, उसी में अनेकों 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 ब्रह्मांड छुपे हुए हैं। ये बात हमने पिछली जब वाइटल बॉडी मेडिसिन था उसमें भी ये बात कही थी कि अगर हम सोचें कि सिर्फ महाभारत तक सीमित हो जाएंगे, या हम जीसस क्राइस्ट तक सीमित हो जाएंगे, या हम थियोसॉफिकल सोसाइटी तक सीमित हो जाएंगे, तो ये हमारा मानना ये है कि हम उन सिद्धांतों को समझ लें जिसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है, या ब्रह्मांड के ये सिद्धांत हैं, हमें वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाए। और मन एक ऐसा पार्ट है, मेंटल बॉडी एक ऐसा पार्ट है जिसमें मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चारों जो स्टेप्स हैं, उससे हमें ये बात समझ आ जाती है कि ये ब्रह्मांड के सिद्धांत हैं, जिसको हम वेद, उपनिषद, पुराण, ये सब हम बोलते हैं कि वेद क्यों है, क्योंकि हमें फंडामेंटल्स को समझना है कि हमारा फंडामेंटल क्या है, कि हम इनडिविजिबल हैं, हमारा जो अस्तित्व है वो शाश्वत है, हम हमेशा निराकार के रूप में अपने आप को देखें, ये हमारा मेन फोकस होना चाहिए। और उसमें मेंटल बॉडी बहुत बड़ा पार्ट प्ले करती है, क्योंकि मेंटल बॉडी ही एक उलझन है जहाँ पे वो बार बार चीज़ों को तोड़ मरोड़ के, डिवीजन करके, डार्कनेस में जाके, इग्नोरेंस में जाके इतनी सारी चीज़ों को समझाती है कि अब हमें डार्कनेस है ना। तो मतलब ये है कि मेंटल बॉडी को अगर हम प्यार करने लगे तो वो भी हमारी मतलब एक अंडरस्टैंडिंग से मेंटल बॉडी हमें और ज्यादा अच्छी तरीके से समझ आएगा। क्योंकि अगर हम इसको दो तरीके से सिद्धांत बताए हैं इसमें, डिवाइन लाइफ में, और जो हमारी पुस्तक है होली साइंस, उन्होंने कहा है कि दो चीजें हैं, जैसे अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, दो वर्ड यूज किए हैं। रिपल्शन उन्होंने कहा, जो हमने फर्स्ट एपिसोड में बात की थी, कि जैसे ही वो कॉन्शियसनेस से अलग होता है, कुछ भी अलग होता है, मतलब कि आप देखो, एक है कोई चीज, और एक को जब हम मैंने कुछ आज प्लांट्स रखे हैं, जैसे हम एक को बिल्कुल अलग ऐसे तोड़ के अलग करते हैं, ये सेपरेट एग्जिस्टेंस जिसका हो गया, ये जो सेपरेट एग्जिस्टेंस ये कौन कर रहा है, ये मन कर रहा है। लेकिन अगर हम इसको जोड़ देते हैं और हमें ये वननेस का भाव समझ आ रहा है, तो ये हमारी बुद्धि कर रही है। तो कहने का भाव ये हुआ कि जब कॉन्शियसनेस से, मान लो ये पूरी कॉन्शियसनेस है, उससे कुछ भी चीज अलग होती है, वो कॉन्शियस फोर्स अलग होती है, जिसको हमने बोला था कि ओमनी सेंट फोर्स, जो फोर्स मौजूद है, और उससे जैसे ही कुछ अलग होगा, सेपरेट होगा, तो वो जो फोर्स है वो रिपेल करती है, मतलब कॉन्शियसनेस से ही हमारी रिपल्शन शुरू होती है। मान लो हमारा मन बन गया, मान लो हमारा अहंकार बन गया, मान लो हमने कोई गलत चीज कर दी, मान लो हमने गलत सोच लिया, हम बहुत गलतियां कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे रिपल्शन के बाद वो ये कहते हैं कि अट्रैक्शन भी होता है, कि रिपल्शन एंड अट्रैक्शन, फिर से जुड़ने की कला शुरू हो जाती है कि मैंने गलत बोला था, अब मैं गलत नहीं बोलूंगा, अब मैं अपने उस ब्रह्म में शामिल होना चाहता हूँ, जो डिवाइन माया की बात, कि जहां पे मैं उस ब्रह्म में फिर से शामिल हो जाऊंगा, तो उसको बोला है अट्रैक्शन। और रिपल्शन बोला है कि जब हम टूट टूट के इन पत्तों को, बिल्कुल छोटे से छोटा, मन का क्या स्वरूप है कि वो छोटे से छोटा बारीक लॉजिकली सोचता रहेगा, तोड़ता रहेगा, तोड़ता रहेगा, जब तक कि वो थक ना जाए।
जब तक कि उसको एक ये ना तसल्ली हो जाए कि अच्छा बस अब बहुत हो गया, मैंने अपनी गलतियां कर ली, उसको रियलाइजेशन होता है कि मैंने अपनी गलती की है, अब मैं उस गलती को सुधारना चाहता हूँ, तो फिर से वो डिवाइन माया की तरफ जाता है। और माया, डिवाइन माया की तरफ जाने के बाद उसको ये रियलाइजेशन होने लगता है कि अब मुझे रिपेल नहीं करना है। मैं रिपेल करते 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 मैं 24 तत्वों से बना हुआ जो एक बॉडी, इंद्रियां, ये मैं बन चुका हूँ। चाहे वो ह्यूमन बीइंग है, चाहे वो एनिमल बीइंग है, चाहे वो वेजिटेबल है, वो सब जब डिवाइड होते चले जाते हैं तो मनुष्य क्या है, मनुष्य के पास मन और बुद्धि है। एनिमल के पास सिर्फ मन है, उसके पास इतनी बुद्धि नहीं है, वो विकसित बुद्धि नहीं है। तो जो माइंड है हमारा, मतलब मनुष्य का, वो इन चीजों के पास, उसके पास एक शक्ति है, वो है, उसको बोलते हैं बुद्धि। और बुद्धि के बाद आता है चित्त, आता है। तो अभी हम फिलहाल मन और बुद्धि को अंडरस्टैंड करते हैं। तो हम एक बार फिर से चलते हैं कि हमारी जो प्रिंसिपल्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी है, उसके हमारे जो 6 पार्ट हैं, उन 6 पार्ट में हमें बस इतना बात समझनी है कि हमारी जो जर्नीज हैं वो इनफाइनाइट जर्नीज हैं। लेकिन उसके बाद जब हम इनफाइनाइट जर्नीज और हम ब्रॉड लेवल पे उस सिद्धांत को समझ लेते हैं, तब हम तब हमें जब सिद्धांत समझ आ जाएंगे तो हम शांत होने लगते हैं। जब हम शांत होने लगते हैं और हमारा मन मन और सेंसेस, दो चीजें, मन किस तरीके से हमारा कनेक्ट होता है, हमारी 5 सेंसेस के साथ कनेक्ट होता है। ये याद रखने वाली बात है कि जो मन है उसके पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। जैसे ही वो कुछ देखेगा, एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे ही वो कुछ देखता है तो उसको लगता है कि एक बड़ा घर है मान लो, तो वो उसको लगता है कि यार मेरे पास भी एक बड़ा घर होना चाहिए। उसको लगता है कि ये इस तरह का मैंने कुछ डिजाइन देखा है, तो उसको लगता है कि मैं इस तरह का डिजाइन मेरे पास होना चाहिए। तो मन क्या करता है कि ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से वो कनेक्ट होना शुरू होता है, और ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ही मन का सिर्फ इतना कार्य है कि वो सेंसेस को जोड़ता है। लेकिन अगर उसमें वो अप डाउन करता है, जैसे बुद्धि जो है, बुद्धि ये हमें उस चित्त की तरफ अग्रसर करती है कि ये ठीक है या गलत है। जो सही और गलत का निर्णय देता है वो बुद्धि होता है। तो सही और गलत का निर्णय में हमारा वो महत्व, जो हम कॉस्मिक इंटेलिजेंस की बार बार बात करते हैं, वो हमें पीछे से आवाज लगाता है। कॉस्मिक इंटेलिजेंस का मतलब ये है, जो महत्व है उसका मतलब ये है कि हमारा जो कॉस्मिक इंटेलिजेंस, यानी कि जो कॉन्शियस माइंड है, जो डिवाइन माया है, जिसकी हमने बात की थी, कि वो हमेशा एक ऑर्डर में चलता है। उसका एक नियम है, जैसे लॉ ऑफ नेचर, प्रकृति का एक नियम है। सेम इसी तरीके से अगर हमारी बुद्धि, अगर वो मन की तरफ अग्रसर हो रही है, वो बाइफरकेट कर रही है, डिविजिबल हो रही है, वो इग्नोरेंस में जा रही है, नहीं नहीं मेरे को तो ऐसे ही करना है, मैं तो ऐसे ही करूंगी चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि उसका अब वो नीचे की तरफ ईगो आने लगता है, और ऊपर की तरफ अगर वो कहे नहीं नहीं ये पूरा एक डिवाइन जो माया है उसका एक ऑर्डर है, हमें उस तरफ जाना है, तो वो बुद्धि है। और अगर हमें ये प्रिंसिपल समझ आ गया कि ये मन है और ये बुद्धि है और ये ब्रह्मांड का नियम है, जो हमारा फंडामेंटल्स, जो आज सिद्धांत की हम बात कर रहे हैं, तो जिस दिन हमें ये बात समझ आ गई, हमारा मन ऑटोमेटिकली शांत होने लगता है। जो हमने पिछली एपिसोड में बात की, शांति आ जाएगी, शांत हो जाएगा, कामनेस ऑफ माइंड, जिसको हम चित्त बोलते हैं। दो चित्त की बात की थी हमने, एक यूनिवर्सल चित्त कि जो, जिसको हमने डिवाइन माया या कॉस्मिक इंटेलिजेंस होता है, उसी का रिफ्लेक्शन हमारा चित्त है, जो हमारे अंदर वो पुरुष के रूप में और साथ में वो चित्त के रूप में हमारे अंदर आता है। तो 3 चीजों में अगर हम डिफरेंशिएट करें, मन क्या करता है कि वो सेंसेस के साथ कम्युनिकेशन करता है, ठीक है।
और उसके बाद बुद्धि क्या करती है, वो उसको पॉजिटिव और नेगेटिव या अप एंड डाउन, उसमें वो हमारी जो बुद्धि है उसमें वो डिसाइडिंग जो फैक्टर है कि हाँ ये सही है ये गलत है, विद द हेल्प ऑफ द कॉस्मिक इंटेलिजेंस, महत के साथ मिल के बुद्धि काम करती है। और इसके ऊपर भी अगर हम फिर से स्पिरिचुअलिटी की बात करें, प्रिंसिपल्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी की बात करें, तो उसमें ये आता है कि पुनरपि जननम और पुनरपि मरणम में एक बात आती है कि बुद्धि कर्म अनुसारणी। ये लाइन भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बुद्धि कर्म अनुसारणी। मतलब कि जिस प्रकार से हमारा मन और बुद्धि विकसित होती है उसके बाद ही हमारा नेक्स्ट लाइफ डिसाइड होता है। कुछ बच्चे हैं, जैसे एग्जाम्पल है, इन्फेंट सोल है, फिर बेबी सोल है, यंग सोल है, ओल्ड सोल है, मिच्योर सोल है, ट्रांसेंडेंटल सोल है। मतलब कि हम जैसे जैसे विकसित होते चले जाएंगे वैसे वैसे हमारी जो बुद्धि है वो विकसित होगी और वो चित्त की तरफ चलना शुरू हो जाती है। चित्त का मतलब शांत होने लगते हैं, कि अगर बहुत सारा पैसा है तो भी हम शांत हैं, और अगर पैसा कहीं खर्च हो रहा है तो भी शांत हैं, अगर हमारे पास ज्ञान है तो भी शांत है, और अगर हम ज्ञान आगे बढ़ा भी रहे हैं तो भी शांत। मतलब एक पेशेंस आनी शुरू हो जाती है, और जैसे ही पेशेंस आती है तो उसको बोलते हैं तपलोक। जहां पे तपलोक वो होता है जहां पे आप तप के आप पेशेंटली, आपको बहुत सारी चीजों में पेशेंस आनी शुरू हो जाए, है ना। तो वो जब जब शांत होने लगे मन, तो उसी को हम चित्त बोलने शुरू कर देते हैं, कि कामनेस ऑफ माइंड, चित्त, उसी को हार्ट बोला है। कि जब हार्ट शांत होता है उसके बाद प्रेम उत्पन्न होता है, प्रेम बीज उत्पन्न होता है। जब शांत होगा तो उसके बाद वहां पे प्रेम तत्व उत्पन्न होता है। अब उसको ये पता है कि ये ब्रह्मांड का नियम है, और इस ब्रह्मांड के नियम के अनुसार मेरा मन, मेरी बुद्धि सब कुछ समझ रही है। तो हम एक प्रैक्टिस नेक्स्ट वाले एपिसोड में करेंगे, जब आराम से आंख बंद करके बैठेंगे और उस पूरे ब्रह्मांड को हम ये समझ पाएंगे कि मन की जो क्रिया है वो सेंसेस के साथ होती है, और जो बुद्धि है वो डिसाइडिंग फैक्टर करती है, कि वो अकॉर्डिंग टू द हैबिट्स हम कभी कभी मन की तरफ डामाडोल हो जाते हैं, कभी कभी हमारी बुद्धि बुद्धि की तरफ हम खींचे चले आते हैं, और जब बुद्धि की तरफ जाते हैं तो ऑटोमेटिकली जो हमारा चित्त है वो शांत होने लगता है। जब मन शांत होता है तो उसी को हम चित्त बोलते हैं, और जब वो शांत होता है तब वो डिवाइन माया ऑर्डर के अकॉर्डिंग चीजों को प्रेम के साथ जन्म देती है। तत्र सर्वज्ञ प्रेम बीज इंचित, कि वो जो सब जगह जो वो डिवाइन माया फैली हुई है उसका जो ऑर्डर है वो ऑर्डर बिना प्रेम के नहीं हो सकता, बिना प्रेम के। तो मैंने कुछ ऐसे फूल, ऐसी मैं बाहर थी तो मैंने कहा कि अब जैसे मान लो यही फूल है सरसों का, तो इसको आप बना सकते हो, आप लॉ ऑफ ह्यूमन नेचर नहीं बना सकता है इसको, बिना प्रेम के उत्पन्न नहीं हो सकता। और प्रेम का मतलब ये है कि आ, हम नहीं, मतलब जो प्रकृति है उसके पास इतना प्रेम है कि वो इसको ऑर्डर में एक एक चीज को मैथमेटिकली संयोजी हुए है, सब कुछ उसके भीतर उस गर्भ में छुपा हुआ है, सब कुछ छुपा हुआ है। और उसको ये पता है कि कब मुझे फूल निकालने हैं, और कब मुझे उसकी पत्तियां निकालनी है, कब मुझे उसकी शाखाएं निकालनी है, कब मुझे इसको बड़ा करना है और कब मुझे इसको खत्म करना है। प्रकृति के पास सब कुछ उसके अंदर, वो जो तत्र सर्वज्ञ प्रेम बीज इंचित, बहुत बड़ा लाइन है कि वो सब जगह जो प्रकृति है, वो जो सब जगह उसका ऑर्डर चलता है,
और ऑर्डर जब चलता है तो वो स्टेप टू स्टेप, एक एक चीज उसके पास सब कुछ नियम के अनुसार चलता है। ऐसा मैथमेटिक्स कहीं हो नहीं सकता। जैसे एक और मैंने ये प्लांट छोटा सा नीचे लगा हुआ था, तो अगर आप देखेंगे तो इसका ऑर्डर देखो आप। ये ऑर्डर अगर हम किसी लेबोरेटरी में जाएंगे तो कभी भी इम्पॉसिबल है, हम इसको बना ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल है ना। तो प्रकृति और फिर हमारे पास क्या है, हमारे पास है, उसको बोलते हैं, अहंकार को बोलते हैं एक्वायर्ड पोजीशन। कि अब मान लो मैंने इसके ऊपर कोई रिसर्च करी, मैंने इसको पेटेंट कर दिया, और पेटेंट के बाद मैंने ये कर दिया कि ये तो मेरा एक्वायर्ड पोजीशन है, देखो मैंने इसके ऊपर रिसर्च किया। तो ठीक है भैया, आप एक फूल के ऊपर कर सकते हो, किसी और फूल पे नहीं कर सकते। तो अब हमें ये बात समझनी होगी कि जो ऑर्डर इस सृष्टि में, प्रकृति में चल रहा है, एक ना एक दिन कोई भी साइंटिस्ट हो, कोई भी डॉक्टर हो, उसको ये बात एक ना एक दिन ये बात समझ आ जाएगी कि मैं इससे बहुत 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 छोटा हूं। और जो रियल फैक्ट है, रियल फैक्ट, जो सच्चाई है, जो ट्रूथ है, मैं सिर्फ उसी को बताने वाला हूं, बस और कुछ भी नहीं। मैं सिर्फ वो ही बयान कर रहा हूं जो प्रकृति बता चुकी है। तो तब जाके कहीं ये सृष्टि, अ, जो आज की डेट में उस बहुत श्रिंक हो रहा है, सब कुछ युद्ध चल रहे हैं, कहीं कहीं पेड़ काटे जा रहे हैं, कहीं पर बहुत बाढ़ आ रही है, कहीं पर आग लगी हुई है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि ह्यूमन के पास क्या है, एक इंसान के पास ईगो रह गया है। उसको लगता है कि इस ईगो से मैं इस पूरी दुनिया को देख सकता हूँ, बना सकता हूँ, मेरे अकॉर्डिंग मैं ऑर्डर में ला सकता हूँ, बड़े बड़े ब्रिजेस बन गए हैं। तो अभी जब कैलिफोर्निया में मैं कुछ उसका पार्ट पढ़ रही थी, एक कुछ रिसर्च आर्टिकल, तो उसमें देख रही थी कि बहुत सारे पेड़ जो हैं सूख गए थे। तो उनका सूखने का वजह था, तो अगर हम उन चीजों को देखें बारीकी से, तो इंसान ने ये सोचा कि अगर मैं यहाँ पे ये सड़क बना दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तो शायद मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ। लेकिन उसने प्रकृति को, प्रकृति के ऑर्डर को नहीं समझा। प्रकृति के ऑर्डर को समझ कर अगर वो करता, इंसान करता, तो शायद कभी भी आग लगने जैसी बातें होती नहीं। तो खैर, हमें ये बात समझनी है, हम सब उसी तरफ, उसी रास्ते पे हैं कि जहां पर हम, जब उस पूरे ब्रह्मांड का जो फंडामेंटल है, या जो बेसिक चीजें हैं, जब हम उसको समझ लेते हैं, तब हम ऑटोमेटिकली शांत होने लगते हैं। तो हम जब शांति मंत्र बोलते हैं, मैं जब गुरुकुल में पढ़ती थी, तो हम शांति मंत्र बोलते थे कि ओम शांति ही शांति ही शांति, और बहुत सारे मंत्र हैं। तो उन मंत्रों में उस वक्त ये बात समझ नहीं आती थी कि शांति क्यों बोलते हैं। तो लेकिन अब ये बात समझ आती है कि शांत का मतलब है कि जब आपका मन और बुद्धि, मन से ऊपर बुद्धि, और बुद्धि के बाद आपका चित्त, आपको ये बात समझ आ जाए कि ये सामने वाले की भी बात समझ आ जाए कि वो इस तरीके से अपनी प्रवृत्तियों के हिसाब से वो काम कर रहा है, तो मुझे फिर क्या करना चाहिए। इतनी बात हमें समझ आ जाए, ना कि हम उससे आर्ग्यू करने लगे, लड़ने लगे, उससे नफरत करने लगे, उसको चिढ़ाने लगे। तो अगर हम ये सब काम कर रहे हैं, तो अभी हम उस चित्त की अवस्था तक नहीं पहुंचे हैं। तो अब बेसिक जो चीजें हैं कि मन है, चित्त है, मन है, बुद्धि है और चित्त है, और इसके बाद आता है अहंकार। अहंकार जो होता है उसका एक स्वरूप है, हमने इसकी भी बहुत बार चर्चा की है। अहंकार का मतलब होता है कि और भी जो होली साइंस बुक है उसमें उन्होंने लिखा है कि सन ऑफ मैन। तो सन ऑफ मैन का मतलब ये है कि अब इंसान उस ईगो की वजह से और भी नीचे चला गया है। एक तो ईगो, एक तो ये मतलब है अहंकार का। एक अहंकार का मतलब है कि हम जो अपनी प्रवृत्तियों के साथ
इस धरती पे जब जन्म लेते हैं, एक जन्म, दो जन्म, ऐसे जन्म लेते हैं, तो उस हमारी जो वृत्तियां हैं, प्रवृत्तियां हैं, वो हमारे अंदर छुपी हुई होती हैं। जैसे आयुर्वेद में हम बोलते हैं वात पित्त कफ, ऐसे बोलते हैं कि कोई कफज है, कोई पित्तज है, कोई वातज है। तो ये हम बहुत सारी जो हमारी वृत्तियां हैं, वो हम खुद में डिसाइड करके सोल प्लान के अकॉर्डिंग हम लेकर आते हैं। लेकिन एक अहंकार है जिसको हम बोलते हैं ईगो। ईगो जो होता है वो हमारा उस मनुष्य से भी नीचे का हिस्सा है, जहां पर हम बहुत जिद में आके, ढीठ बन के, हार्डकोर बन के उस मटेरियलिस्टिक दुनिया में, यानी कि जो सेंसिटिविटी है हम वो खो दें, बुद्धि खो दें। क्योंकि मनुष्य के पास क्या है, एक हायर ब्रेन है, न्यो कॉर्टेक्स है, ये न्यो कॉर्टेक्स का एरिया है, ये हायर ब्रेन है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ये एनिमल्स के पास नहीं है, ये ह्यूमंस के पास ही। अब इंसानों के पास ये चीज है लेकिन उसको इस्तेमाल नहीं करनी आती। वो कहीं स्टक हो गया है, वो बस वो ईगो में ही स्टक हो गया है कि बस उसको अपना अपना जब अपना ही निर्वाह करना है, दूसरे की निर्वाह की वो बात नहीं सोचता, ना जानवरों की सोचता, ना पेड़ पौधों की सोचता है। तो वहां पर उस वो अहंकार जो है, वो अहंकार क्या करता है, वो हमें स्वर्ग लोक और जो पाताल लोक हैं, जो 14 हमारे भवन हैं, उसमें वो नीचे की तरफ हमें खींचता है। तो जो हमारे 7 पाताल हैं, उन 7 पातालों में ज्यादा हम ना चर्चा करके सिर्फ इतनी सी बात करेंगे कि अगर मैं बहुत मटेरियलिज्म में इंजॉय करती हूँ कि ये मेरे पास सब कुछ है, और उसको रेलिश करते हैं, और मैं उस उसको छोड़ ही नहीं रही हूँ, अटैचमेंट, जहाँ पे हम काम क्रोध लोभ मोह, इसको हम नेक्स्ट एपिसोड में चर्चा करेंगे। लेकिन अगर मैं इतना ज्यादा मोह करने लगी हूँ कि मैं उसके बगैर रह ही नहीं सकती, तो मेरी जो जर्नी है वो नीचे की तरफ शुरू हो जाएगी। उसी को एनर्जी लेवल पे हम पाताल लोक की तरफ जाना मानते हैं। कि हम और नीचे जाते हैं तो बहुत सारी डिजायर्स होती हैं, हमारी कामनाएं होती हैं, जो हम कामनाएं बोलते हैं कि काम बहुत ज्यादा उत्पन्न होता है। कि जैसे स्वादिष्ठान चक्र का, कि ये मैं इस परिवार को ये भी देख लूं, ये भी देख लूं, ये भी देख लूं, ये भी देख लूं। तो एक जैसे आजकल जो पॉलिटिशियंस हैं, पॉलिटिशियन को आप सोच सकते हो कि पॉलिटिशियन सोचते हैं कि मेरे मैं पता नहीं कितना ज्यादा गलत बोलूं, सही बोलूं और ग्रैब कर लूं पूरी दुनिया को। या ऐसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जहां पे वो बोल के, झूठा सच्चा बोल के लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। तो इस तरह की जो हमारा जो हैबिट्स होती हैं, वो हमें नीचे की तरफ डाउनवर्ड फॉल में लेके जाती हैं, जिसको हम पाताल लोक बोलते हैं। तो इतनी सी बात हमें शायद समझ आ गई है कि मन क्या है, बुद्धि क्या है, चित्त क्या है, और अहंकार क्या है ना? आई थिंक अगर कोई क्वेश्चन होगा तो हम उसको फिर बाद में लेंगे। अब और लॉज ऑफ द जो हमारे स्पिरिचुअलिटी के लॉ हैं, वो भी हमें समझ आ गए हैं। उसके बाद हम एक पुस्तक, जैसे हरमन हेसे की सिद्धार्था पुस्तक मुझे ध्यान आई। ऐसे ही पुस्तक जब मैं प्रिंसिपल्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी याद करी थी, तो उसमें एक पुस्तक लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड मुझे ध्यान आ रही थी। कि लॉज हैं, स्पिरिट के लॉज, लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड। तो खुर्शीद भावनगरी की तो आप सबने शायद पढ़ी होगी, बहुत इंटरेस्टिंग बुक है वो, अमेजिंग किताब है वो। आप में से शायद बहुत सारे लोगों ने पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी है तो काइंडली उसको भी जरूर पढ़िए। जैसे हरमन हेसे की बुक है सिद्धार्था, ऐसी उसको भी पढ़िए आप। क्योंकि उस बुक में भी जो खुर्शीद भावनगरी हैं, उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करा है, जब वो कोमा की स्टेट से बाहर आई और उन्होंने देखा कि जो ऊपर के वर्ल्ड हैं, जिसको हम भूलोक, भूअरलोक, स्वर्लोक, जनलोक, महालोक, तपरलोक, सत्यम लोक, कैसे जब जाते हैं तो उन्होंने उन सारे लोगों को देखा। और देखने के बाद अ, उसके बाद फिर उन्होंने क्वेश्चन किया वहां पर यमराज से। वहां पे क्वेश्चन वो कर रही हैं कि मेरे जो दोनों बेटों की डेथ हुई, तो मेरे दोनों बेटे किस लोक में गए, और मेरे जो पड़ोस में
जो व्यक्ति हैं वो किस लोक में गए। तो उसका छोटा सा इंसिडेंट हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में जैसे कि उनके पड़ोस में एक व्यक्ति थे जो बहुत दानी, मतलब दानी थे, मतलब मैं अपनी लैंग्वेज में ही बता रही हूँ। और बहुत सारी चीज़ों को ऐसे डोनेट करते थे। तो डोनेट करते करते उनके मन के अंदर ये भाव आता था कि मैं डोनेट करता हूँ, और मेरे पास पैसे हैं, मैं डोनेट करता हूँ और दूसरे को डोनेट करता हूँ, तो कल को वो भी मेरी मदद करेंगे या मेरी बढ़ाई करेंगे, या वो मेरे कभी ना कभी काम आएंगे। तो वो एक्सचेंज उसके मन में चलता था। तो खुर्शीद भावनगरी जब कोमा की स्टेट से बाहर आकर और दूसरी कंट्री में जब वो शिफ्ट होती हैं, तो जब वो ऑटो राइटिंग लिखती हैं, तब वो पूछती हैं ऊपर कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये जो व्यक्ति हैं ये कौन सी लोक में गए। तो अब उन्होंने शायद दूसरा लोक का नीचे के थर्ड या फोर्थ कंपार्टमेंट में वो गए। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, ये तो इतना दान करते थे, दान पुण्य करते थे, लेकिन फिर भी सेकंड कंपार्टमेंट में क्यों गए, सेकंड कंपार्टमेंट के भी नीचे वाले थर्ड या फोर्थ फ्लोर पे ऐसे गए। तो उन्होंने कहा कि चलो दिखाते हैं हम आपको, पूरा यमराज ने जो जजमेंट दे रहा है तो चलो दिखाते हैं। तो वो उसमें लिखा हुआ है कि जब वो दान देते थे किसी को या किसी को चाय पिलाते थे, तो उनके मन के अंदर वो भाव आता था कि देखो मैं पिला रहा हूँ। एक तो अहम का भाव आ गया, और दूसरा ये आता था कि कल को ये मेरे, जिसको भी चाय पिलाते हैं, ये कल को काम आएगा। कल को मैं ही इसके पास जाऊंगा तो ये भी मेरे को चाय पिलाएगा। तो ये जब भाव आता था, तो इसीलिए उस भूलोक और भूअरलोक तक ही वो पहुंच पाए, उसके बाद उसके आगे की जर्नी नहीं। लेकिन वहां पे उन्होंने ये देखा, ऑटो राइटिंग में वहां लिखा है कि वो लड़ रहा है वहां पर। वो लड़ रहा है कि मेरे को दूसरे कंपार्टमेंट में क्यों रखा, मैं तो इतना धर्मात्मा हूं, मैं इतना काम करता हूँ, मेरे को तो ऊपर हायर वर्ल्ड में जाना चाहिए था। तो तब वो वहां पे उसका एक्सप्लेनेशन आता है कि जब हम किसी से कोई एक्सपेक्टेशन करते हैं, बिना शांत मन के, हम बहुत सारी आशाओं से भरे हुए होते हैं, दूसरे से हम बहुत सारी चीजों की चाह रखते हैं, तो फिर आपकी जो ऊपर की ग्रोथ है वो हो नहीं पाती। तो ये खुर्शीद भावनगरी का जो पुस्तक है, लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड, बहुत अमेजिंग किताब है। मैंने उसको 2 बार पढ़ा। बार बार मैं उसको फिर भी मैं पढ़ती हूँ, कुछ न कुछ ऐसी चीजों को पढ़ती हूँ जिससे अंदर से ये भाव आता है कि नहीं, यू हैव टू बी काम, यू हैव टू बी न्यूट्रल। आप पॉज करके संयम के साथ आगे जाओ। देखो तपह लोक क्या है, तपह लोक है, तपह लोक में ये होली साइंस पुस्तक में लिखा है इनएक्सेसिबल। इनएक्सेसिबल मतलब कि आप उसको एक्सेस ही नहीं कर सकते, खोल ही नहीं सकते। मतलब इतना संयम चाहिए कि अगर आपको सत्यलोक और तपलोक 2 लोक हुए, सतलोक सबसे ऊपर का लोक है। सत मतलब प्योर एग्जिस्टेंस, प्योर है वो, उसका कोई नाम नहीं है ना। और वहां पर ना डार्कनेस है ना लाइट है, कुछ नहीं है वहां पर। वो अनाम है, नेमलेस है सतलोक। सत मतलब जहां पर सिर्फ प्योर एग्जिस्टेंस है, इनडिविजिबल है, कुछ भी नहीं है। और जो दूसरा लोक है वो तपेलोक है, और जो तपेलोक है उसमें लिखा है पेशेंस, संयम, इनएक्सेसिबल। मतलब तपेलोक तक जाने के लिए देखो हमें कितना संयम आना चाहिए, तभी तो एक्सेस होगा। वो हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे। सत्य वहां जाना है, हमारी एंट्री वहीं पे है, हमें जाना वहीं पर है, लेकिन हम एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि वहां पे ताले लगे हुए हैं। वो एक्सेस, इतना संयम चाहिए, चित्त चाहिए। चित्त और चित्त, दोनों चित्त जब आपस में एक हो जाएं, तब हम तपलोक पर पहुंचेंगे। लेकिन अब ऊपर से तो टपका दिए गए, सतलोक से ही तो आए हैं, वहीं से वो अहम ब्रह्मास्मि है तो ब्रह्म ही। और हमें अट्रैक्शन, हमें वापस जा भी रहे हैं, हमें अट्रैक्शन भी होती है यार, वहीं पहुंचना है यार, अब छोड़ो ये सारे काम। लेकिन फिर भी हमारा जो मेंटल बॉडी है, उसमें जो हमारा मन बुद्धि चित्त की स्टेट तक नहीं पहुंचता,
तो फिर हम उस तपहलोक के में घुस नहीं सकते, हम एंटर नहीं कर सकते। वहां पे ताला लगा हुआ है। जैसे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो बताते हैं कि उल्टा ताला लटका हुआ है, तुम्हें ऊपर से नीचे गिरा दिया जाएगा, तुम एंटर नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से हमें ये बात अपने अंदर ये अंडरस्टैंडिंग लानी होगी कि जो हमारे बेसिक्स, जो हमारे ब्रह्मांड के सिद्धांत हैं, वो हमें ब्रह्मांड के सिद्धांत समझने होंगे कि अगर सत्यलोक तक हमारी यात्रा है तो हम किस प्रकार से अपनी सतलोक की यात्रा करेंगे। तो सतलोक हो गया और तपहलोक हो गया, और उसके बाद हमारा आता है जो महरलोक है। महरलोक है वो फोर्थ है। महरलोक होता है लिंक, एक लिंक बनना। लिंक बनने का मतलब ये हुआ कि नीचे मटेरियल वर्ल्ड है, ओम भू, ओम भुव, ओम स्वः और ओम महा, मतलब चौथा लोक है। तो जो चौथा लोक है उसके नीचे के जो तीन लोक हैं, भूलोक मतलब ग्रॉस बॉडी वाला, जो हमें आंखों से सब कुछ दिखता है और हम यहीं अटके हुए हैं अभी। और जो भूअर लोक है, उस भूअर लोक में क्या होता है, हमारी फिजिकल बॉडी नहीं रहती। जब हम ट्रेवल करते हैं ऊपर की तरफ तो हमारे सिर्फ सूक्ष्म शरीर रहता है वहां पर, उस भूअर लोक में। और सूक्ष्म शरीर जो रहता है उसमें हमारा सूक्ष्म शरीर, हमने पिछली बार शायद चर्चा की थी कि जो हमारा लिंग शरीर है, हमारी इंद्रियां हैं और हमारा मन है और बुद्धि है। ऐसे ये 17 जो चीजें हमने बात की थी कि ये हमारा जो सूक्ष्म शरीर है यही ऊपर की तरफ ट्रेवल होता है, और वो ट्रेवल होके बस वो वहां पे उसका सारा लेखा जोखा हमारा सब वहां पे रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है। और फिर हमारा स्वरलोक आता है। स्वरलोक में हमारी जो टेंडेंसीज हैं, हमारी प्रवृत्तियां हैं, वो नहीं जाती। लेकिन अ, जो इलेक्ट्रिसिटी वर्ड दिया है इन्होंने कि जो हमारा बियॉन्ड टाइम का जो एरिया है वो हमारा स्वरलोक है। और उसके बाद आता है महरलोक। महरलोक में क्या होता है कि दोनों का कॉम्बिनेशन है। नीचे से सब स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, तन मात्राएं, और ऊपर जो है वो महरलोक से ऊपर का जो एरिया है, फिर वो हमारा जनह लोक और तपह लोक और सत्यम लोक वहां पे। अब आप देखो, जब मेडिटेशन करते हो तो आपको ये जो तीन लोक हैं इनके बारे में तो अभी हमारी जानकारी अ, हो गई है कि मेरा एक भौतिक शरीर है जो 5 तत्वों से बना हुआ है। फिर हमारी इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है। ये सब चीजें मिलके जो 24 तत्व हैं। लेकिन अभी हम महरलोक में ही, महरलोक का मतलब जहाँ पे वो पुरुष और जो कुटस्थ पुरुष चैतन्य की बात की थी हमने, चैतन्य तो सतलोक है। तो हम जब वो पुरुष के रूप में, एक बूंद के रूप में जब एक शरीर को धारण करते हैं तो वो हमारे नीचे के भूलोक, भूअरलोक और स्वरलोक और महरलोक तक ही हम एक्सेस कर पाते हैं, उससे ऊपर एक्सेस नहीं कर पाते। तो हमें ये अब धीरे धीरे ब्रॉड लेवल पे एक ज्ञान प्राप्त करना है कि हम किस प्रकार से उन लोगों को भी एक्सेस कर पाए, खोल पाए। और उसके लिए हमें चाहिए संयम। तो कुछ स्लाइड मैंने बनाई है और स्लाइड के माध्यम से फिर हम थोड़ा और डिस्कस करेंगे उसको। ओके। ओके, तो हम पहली स्लाइड पे चलते हैं। तो अभी हम जो बात कर रहे थे कि हमारे तीन लोग हो गए, जो हमने अभी स्वर्ग लोक बोल सकते हैं, हायर वर्ल्ड्स बोल सकते हैं। एक हमारा भूलोक है और एक हमारा अधोलोक है, यानी कि लोअर वर्ल्ड्स है। अब ये हमें बस इतना बेसिक अंडरस्टैंडिंग करनी है कि अगर हम कैसा कर्म करते हैं। मान लो अ, मैंने एक वर्ड लिखा था जब मैं ये अभी काम कर रही थी इसके ऊपर, कि एक होता है सॉर्सरर्स होते हैं, मतलब जादुई शक्ति, है ना, हिप्नोटाइज करना किसी को। मतलब आप अपने मन से किसी को हिप्नोटाइज कर लो
तो हिप्नोटिज्म होता है कि अ, मान लो मेरे पास स्टूडेंट्स हैं, मैं कॉलेज में पढ़ाती हूँ और मैं हिप्नोटाइज कर लूँ कि और बच्चों को ये कहने लगूं कि भाई आई एम ऑल इन ऑल, और देखो मैं तुम्हारा कितना केयर करती हूँ, है ना। तो मन का जो जाल है वो बुना जा रहा है, और उसी में मैं उनको हिप्नोटाइज करके और एक सॉर्सरर्स की भांति, मतलब एक जादूगर की भांति उनको उलझा के रखती हूँ। तो फिर मेरा, मैं स्वर्ग की तरफ जा रही हूँ या मैं पाताल की तरफ जा रही हूँ, तो ये तो हमारा खुद का डिसीजन है, नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो पाताल लोक वो नहीं है जो हम मतलब किताबों में पढ़ते हैं। पाताल लोक का मतलब है कि आपकी जो मन की प्रवृत्तियां हैं वो किस प्रकार से आप दूसरों को प्रभावित करते हो और खुद में भी किसी को जाल में फंसा के रखते हो। और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मान लो ये जो विष्णु भगवान का जो फोटो है, तो उस फोटो में आप देखेंगे जो लेग्स वाला पार्ट है वो पाताल लोक है। पाताल लोक का मतलब अताल टू पाताल का मतलब ये हुआ कि मान लो हम बैठे ही रहते हैं, वर्किंग ही नहीं करते, तो हमारे हमारी जो एनर्जीज हैं वो एक तरफ, वो हमारा लोअर बॉडी में रिटेन होने लगती है। हाँ जी, बाहर जाना है मैम मुझे, आप पिक्चर देखते देखते एक मुझे 1 मिनट का टाइम देंगे, मैं बाहर उनके जी जी पास। जी जी। चल 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 चल, आओ। सॉरी, एक्चुअली ये मेरे पास ही रुकते हैं, सर्वेंट के पास रुकते ही नहीं है। मैं मेरे आने के बाद ऑफिस से हम्म। ये स्टॉप ही नहीं करते। तो चलिए ना, वो ब्रह्म ने आपको उठा के ले गए, वो भी तो ब्रह्म ही है ना। बिल्कुल। तो आप ये देख रहे हैं कि अब हम अगर अपने कर्मेंद्रियों को देखते हैं, पैर और हाथों को देखते हैं, तो वो जो हमारी वर्किंग है सारी, वो हमारी है कि हम किस प्रकार से अपने इन इंस्ट्रूमेंट को यूज करें ताकि हम ऊपर उठ सके। क्योंकि ब्रह्म जहां पर है वहां पे और कुछ है नहीं, ये बेसिक फंडा समझ लें। ना तो वहां इतना सा कोई विचार है, ना कोई लालच है, ना हाथ है ना पैर है, कुछ भी नहीं, ना सेंसेस है, कुछ नहीं है। ये तो हमें यहीं नीचे ही छोड़ के जाना है। भूलोक में, भूअरलोक में, स्वर्लोक में, जनलोक में वहीं तक नीचे है, तपलोक इनएक्सेसिबल है। उससे नीचे ही नीचे हमारी पहले सारी सफाइयां होनी है। तो जब हमारी ये सफाइयां होंगी, लेकिन हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है वो हमारे ये है, जो हमारा और इसमें जो लिखा है भूलोक, ग्रोइन रीजन, नाभि के नीचे का हिस्सा जहाँ पे स्वादिष्ठान और मूलाधार चक्र आता है। और सत्य टू भूअर आप देखेंगे कि हेड टू बेली, नाभि से ऊपर वाला हिस्सा, यानी कि आपका हार्ट, चेस्ट एरिया, नेक एरिया और पूरा ऊपर का, ये सारा हमारा सत्य लोक से भूअर लोक तक आता है। तो अब अंडरस्टैंडिंग सिर्फ इतनी करनी है कि आप मनुष्य जीवन में ही हमें ये सब चीजों का ज्ञान हो सकता है, एनिमल में नहीं हो सकता। तो एनिमल वाली जर्नी हम क्रॉस करके आ चुके हैं। अब हमारी जर्नी आगे चलेगी, जिसको कि हम ये बोलेंगे कि वेजिटेबल किंगडम, एनिमल किंगडम, ह्यूमन किंगडम एंड देन हमारी एंजल किंगडम। आज फर्स्ट टाइम मैंने ये एंजल किंगडम या देवता का जो साम्राज्य होता है, मैंने फर्स्ट टाइम ये वर्ड यूज किया है। रीजन बीइंग कि जब हमारा चित्त शांत हो जाता है, कोई उथल पुथल नहीं, महाशून्य की अवस्था आने लगे, महाशून्य, शून्य नहीं, महाशून्य, महाशून्य हो गया स्वर्लोक।
और शून्य हो गया भूवर लोक। भूवर लोक शून्य है और महाशून्य है स्वरलोक। और उसके बाद जब महरलोक आता है और महरलोक के बाद जब जनहलोक आता है, तब प्रेम की उत्पत्ति होती है। मतलब अनीता मैम, क्या कमाल के कोऑर्डिनेशन बन रहे हैं कि होली साइंस, इधर से श्री ध्रुवदास जी, और इधर से लाइफ डिवाइन बुक, मतलब अमेजिंग। और भगवत गीता, एक कमाल का कॉम्बिनेशन है जहाँ पे मैं उस प्रेम शब्द को और चित्त शब्द को समझ पा रहे हैं हम सब मिलके, है ना, कि जो चित्त क्या है, जहाँ पे आप शांत हो चुके हो और उसके बाद सहज अवस्था में वो उत्पत्ति शुरू होती है, क्योंकि प्रकृति सहज है। सब कुछ अपने आप, सब चीजें अपने आप जनरेट करती है, सब चीजें अपने आप जनरेट करती है। उसके पास देखो कितना बड़ा, मतलब क्या होगा उसके पास, प्रकृति के पास में। वो बोलते हैं कि ना, कॉन्शियस कॉस्मिक फोर्स, कि वो रिपेल भी कर रही है ना, वो जन्म भी दे रही है, और वो जन्म दे रही है लेकिन उसमें ऑर्डर चल रहा है उसका। वो ऑर्डर के अकॉर्डिंग सारे सिस्टम समेटे हुए, और एक मनुष्य है वो अपने उस सिस्टम को तोड़ने पे लगा हुआ। तो ये बेसिक हमारी अंडरस्टैंडिंग अगर आ गई, तो हम घर में भी और बाहर भी, दोनों जगह हम बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे चलते हैं। तो ये हमारे जो लोग हैं, अब ये मंथन चलता है। मंथन क्या चलता है, हमारे अंदर ही है सब मंथन। जैसे हम, हमारी जो स्पाइनल फ्लूइड है, या हमारा जो 70 to 80% वाटर है, ये जो फ्लूइड है अंदर, इसी में मंथन है। अगर मैंने किसी को ग्रैब करने की कोशिश की कहीं पे, अगर मेरी कोई कामनाएं पूरी नहीं हुई और गुस्सा आ गया, और जैसे जहाँ पे दानव और राक्षस प्रवृत्ति जो है, वो नीचे के लोग हैं। बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग इतनी करनी है, इसको ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। मतलब पाताल लोक का मतलब ये हो गया कि हमारे जो ऐसी हमारी भावनाएं, जिसमें हम बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक हो जाएं। हम, जैसे मैंने पिक्चर लगाई है एक आगे, तो ये हमारे 7 लोक: भूलोक, भुवरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनहलोक, तपहलोक और सत्यम लोक। ऊपर के सत्यम लोक, तपहलोक और जनहलोक, ये 3 लोक ऐसे हैं, ये इनएक्सेसिबल हैं। यहाँ पर बिना पेशेंस के हम पहुंच नहीं सकते। और मेडिटेशन हमें ये एंटर करना सिखाता है कि हाउ टू बी पेशेंट विद इन योर सेल्फ, एंड यू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल्स ऑफ होल यूनिवर्स, होल कॉस्मोस। और तब हम कहीं जाके वो पेशेंस जब आ जाएगी, तब हम इसमें एंटर कर सकते हैं। और ये मंथन जो है वो चलता रहता है। तो और थोड़ा सा आगे चलते हैं कि हम, ये माउंट मेरू पर्वत, आयुर्वेद में भी ये बताते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ तो 14 रत्न निकले। और इस मंथन, ये मंथन 24 घंटे चलता है हमारा। कि अब हमें देखना है कि हम उस मन स्थिति की तरफ जा रहे हैं, या हम स्थित प्रज्ञ की तरफ जा रहे हैं। अब भगवत गीता का श्लोक आ गया कि भगवत गीता का दूसरे अध्याय का जो 51 से 60 तक के जो श्लोक हैं, वो मन की स्थिति से, बुद्धि की स्थिति से, चित्त की स्थिति से स्थित प्रज्ञ की स्थिति तक उन्होंने लिखा है कि स्थित प्रज्ञ प्रतिष्ठितम, कि अब आप हिल नहीं सकते, अब आप वापस नहीं जा सकते। जब आप स्थित प्रज्ञ हो गए ना, तो अब वो कामनेस ऑफ माइंड है। जब चित्त आ गया आपके पास, आपका दिल खुल गया, हृदय के पेटल्स खुल गए, अब फिर आपका वापस का रास्ता है ही नहीं। अब आप उस चीज को छोड़ छोड़ चुके हो। वो स्थित प्रज्ञ की स्थिति है। तो वो जो लोक है हमारा, महर लोक से ऊपर जो जनह लोक है, जनह लोक में वो चीज आती है जहाँ पे वो प्रेम तत्व की उत्पत्ति होती है। कि हम जब उस लिंक से, महर लोक से, यानी कि जहाँ पे हमारी स्पिरिचुअलिटी और मटेरियल का जो लिंक हो रहा है, उस उसको हम सब कुछ छोड़ दें, हमारी एनर्जी बॉडी भी वही काम करे जो हमारे अंदर है। फिर वो एनर्जी बॉडी हो, सूक्ष्म शरीर है, या हमारा भौतिक शरीर है, वो सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट की तरह है।
इसी को हम बोलते हैं चैनलिंग। चैनलिंग जब होता है जब आप सब कुछ छोड़ चुके होते हो और उसके बाद वो चैनल करता है वर्क, खुद खुद में आता है, जैसे जो ट्रांसेंडेंटल सोल्स होती हैं वो आता है। और इधर ये अ, पाताल के, जो हमारे आताल है, विताल है, सुताल है, ये ताला ताल है, महाताल है, रसाताल है, ये सब जो एरियाज हैं, ये आताल, जैसे आताल लोक है, विताल लोक है, ये मटेरियलिज्म और डिजायर से संबंधित है, कामनाओं से संबंधित है। बहुत ज्यादा कामनाएं आती हैं, जैसे आजकल के जो बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा जो सुसाइडल अटैक करते हैं अपने ऊपर, तो वो उसका रीजन क्या है कि बहुत सारी डिजायर्स उनकी हैं जो पूरी नहीं होती। तो वो इस इन चक्रव्यूह में फंसते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब जो है लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड जरूर पढ़िए, वेरी इंटरेस्टिंग बुक। और उसके कुछ चैप्टर्स तो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है कि हम किस तरीके से उलझ जाते हैं और फिर हम उससे बाहर नहीं निकल पाते। तो उन्होंने ये भी बताया है कि जो सबसे ज्यादा जो सुसाइड जो करते हैं उनको तरक्की नहीं मिलती है। ऐसे ही जो लॉ ऑफ कर्मा बुक है डॉक्टर रॉबर्ट सोबोदा की, वो भी बहुत साल पहले, मैंने 10 years बैक जब मेडिटेशन में आई थी तब मैंने पढ़ी थी। उसमें भी ये लिखा है कि जो सुसाइड है, और आपने भी नीता मैम बताया है कि जो सुसाइडल सोल्स होती हैं अ, उनका जल्दी सी जर्नी जो है आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि कोई भी उसकी फिर सहायता के लिए आता नहीं है, और जो उनके साथी संबंधी होते हैं वो उनको बाहर निकलने नहीं देते, मतलब माँ के जन्म दे वहां तक पहुंचने ही नहीं देते। तो इस प्रकार से हमारी ये लोग हैं, थोड़ा थोड़ा हमें कुछ समझ आ गया। तो ये एक पिक्चर मुझे बहुत अच्छी लगी, यमराज इन हिज कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो यमराज जब हम इन लोकों में ट्रेवल करते हैं तो यमराज पूछता है कि अब तुम बताओ, जो लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड में भी उन्होंने बताया है कि क्वेश्चन आता है कि, और वो यमराज क्या करते हैं, डिलीवर्स जजमेंट अकॉर्डिंग टू द रिकॉर्ड केप्ट बाय हिज असिस्टेंट चित्रगुप्त। तो वो जो रिकॉर्ड होता है वो खोल के दिखाता है कि देखो भाई, इसका मन ये कह रहा था, बुद्धि ये कह रही थी, चित्त ये कह रहा था, अहंकार ये कह रहा था, और इसकी इंद्रियां ये कह रही थी, इसका सूक्ष्म शरीर ये कह रहा था। वो खोल दो सारे पत्ते, पत्ते खुलते ही आ जाओ जी सेकंड या थर्ड स्टेप पे, इसी ऊपर हमारा जर्नी। तो इस प्रकार से हमें मतलब एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जैसे मैंने इधर वाला जो पिक्चर है कि दैत्य होते हैं, दानव होते हैं, ये दैत्य दानव होते नहीं हैं, ये हमारी ही मन की वृत्तियां हैं। और उन वृत्तियों के अकॉर्डिंग हम जैसा काम करते हैं तो वो नीचे नीचे हम डिग्रेड होते चले जाते हैं। जैसे बहुत सारे लोग हैं जैसे चोरी करते हैं, मर्डर करते हैं, तो आजकल तो उनके रिहैबिलिटेशन सेंटर्स कर दिए हैं पुलिस ने कि रिहैबिलिटेट हो सकता है, दोस्त संगत में वो गलत काम करते हैं तो उनको शायद हम रिहैबिलिटेट करके, हम उनको सजा कम करवा के, उनको अच्छी चीजों में डाल के, कहीं कढ़ाई सिलाई करके, कहीं कस्सी चला के, कहीं कुछ बर्तन करके, क्योंकि हम जाते रहते हैं जेल में, तो अब उनको रिहैबिलिटेट करते हैं ताकि वो अपनी हैबिट्स को चेंज करें, जो इस तरह की प्रवृत्तियां होती हैं। तो यही वो पाताल लोक है जिसमें वो 7 पाताल लोक हैं जिसमें हम मतलब जबरदस्ती एंटेंगल्ड होके फंस जाते हैं कई बार। और ये मैंने थोड़ा सा, मटेरियल एंड स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन यहाँ पे होता ही नहीं है, सिर्फ मटेरियल इंजॉयमेंट होता है। और एक चीज ये मैंने एक लगाया था इसको ना, मैं नेट पे देख रही थी कि बिल स्वर्ग भी बोलते हैं, मुझे ये फर्स्ट टाइम मुझे ये मैंने सुना है कि बिल स्वर्ग वो होता है कि ना, जो धरती से नीचे के जो लोग हैं, जैसे पाताल लोग हैं, वहां पे ना जैसे कामनाएं बहुत हों, आपकी डिजायर्स बहुत हों, आपका मटेरियलिज्म का बहुत ज्यादा शौक हो, तो बहुत सारा धन इकट्ठा करने की, या जैसे राजनेता रजस गुण जो होता है, तो उसमें अगर हम बिल का मतलब होता है कि जो अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ काम करता रहे, गलत चीजों को प्रवृत्ति देता रहे, जैसे मैं हिप्नोटिज्म, मतलब ये बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि जैसे ब्लैक मैजिक है कि वो दिखाई नहीं देता, जादू टोना और ये सब चीजें होती हैं।
ये इसमें बताई गई हैं कि ये बिल स्वर्ग है। कुछ लोग इसी को स्वर्ग मान लेते हैं कि भाई मेरे पास बहुत धन दौलत है तो यही मेरा स्वर्ग है। तो इस तरह की जो हमारी वृत्तियां जब बनती हैं तो वो ये पाताल लोक में ही। और इसके भी अलग अलग देवता, दानव, दैत्य, वो हेड हैं जो जबरदस्ती खींच के रखते हैं। होता ऐसा कुछ नहीं है। हमें ये बात अंडरस्टैंड करनी कि हमारी मन की वृत्तियां कैसी हैं, क्योंकि हम मेंटल बॉडी पढ़ रहे हैं। तो हमारा मेंटल जो हमारी प्रोक्लेविटीज हैं या हमारी वृत्तियां कैसी हैं वो हमें अंडरस्टैंड करनी होंगी। अ, छोटी से छोटी प्रवृत्ति भी अगर हमारी हमें लगता है गलत है तो हमें जरूर से जरूर उसमें सुधार करना चाहिए। जैसे किसी पर्टिकुलर पर्सन से हम हेट करते हैं, किसी हमारी टेंडेंसी होती है कि हम चीजों को जोड़ मतलब रखे रखेंगे, सड़ जाएगी वो चीज लेकिन हम किसी को देंगे नहीं। ऐसी मतलब प्रवृत्तियां होती हैं। हम ऐसी चीजें होती हैं जो रखी रहेंगी, हम वो खराब ही हो जाए, फट जाए वो, हम कपड़ा नहीं देंगे। तो ये प्रवृत्तियां क्या है, ये हमें पाताल लोक की तरफ इंगित करती हैं कि हम इन चीजों से बाहर निकले हम। ओके। और एक ये सिद्ध लोक है। सिद्ध लोक और ये जो चरण लोक है, विद्याधर लोक है, ये हमारा आयुर्वेदा नीता मैम फर्स्ट जो हमारा चैप्टर है चरक संहिता का, उसमें बताया है कि ना जब आप बहुत प्योर स्टेट में होते हो तो सिद्धियां ऑटोमेटिकली आपके पास आती हैं। तो एक सिद्ध लोक होता है, उसमें सिद्ध पुरुष ही रहते हैं। और वो सिद्ध पुरुष आपके पास आते हैं एंड दे टेस्ट टेस्ट करते हैं कि मैं तुम्हें सिद्धियां दे दूं। तो और सिद्धियां होती भी हैं, ऐसा नहीं है कि सिद्धियां नहीं होती। कि मैं तुम्हें टेस्ट करते हैं कि मैं तुम्हें सिद्धियां दे देता हूँ। तो कुछ लोग इसी में फंसे रहते हैं, कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है कि वो इसी में फंसे रहते हैं कि मेरे पास तो सिद्धियां हैं। और पानी के ऊपर चलना, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं कि पानी के ऊपर चलते हैं, कुछ आग के ऊपर चलते हैं, कुछ कांच के ऊपर चलते हैं, सिद्धियां आ जाती हैं। बट ये सिद्धियां इज नॉट द एंड ऑफ हम। लेकिन वो सोचते हैं कि बस यही मेरा डोमेन है, मैंने बहुत कुछ ग्रेस्प कर लिया है। और ये साइड वाला जो है ये 10th गेट है। जैसे जब हम भूलोक और भूवर लोक और स्वर लोक को क्रॉस करते हैं और महर लोक आता है, तब हमारा 10वां द्वार खुलता है। तो 10वां द्वार खुलने का मतलब ये है सिंपल कि ये जो फॉन्टेनल बनाया हुआ है, ये जब बच्चा पैदा होता है तो उसके पास ये वाला एरिया होता नहीं है। जैसे जैसे ब्रेन बढ़ता है तो 1.5 साल में बच्चे का ब्रेन जब पूरा डेवलप होता है तब ये बोन बनती है। बट ये बताया जाता है कि दिस इज द 10th गेट और सहस्रार जिसको हम बोलते हैं। तो वो तो खैर बच्चा जब जन्म लेता है तो ठीक है, लेकिन अगर हम अपनी अगर बात करें तो हमारा 10th गेट जब खुलता है जब हम उस भूलोक से, और भूलोक का मतलब ग्रॉस बॉडी, भूअरलोक का मतलब आपके जो सूक्ष्म शरीर है, एनर्जी बॉडी, और उसके बाद जो स्वरलोक है, उसके बाद और ऊपर आप बिल्कुल उन दोनों शरीरों को जैसे होली साइंस जो पुस्तक है युक्तेश्वर गिरी जी जब समाधि ले रहे थे, अंतिम उनका समय था, तो उन्होंने कहा कि डेथ कुछ होती नहीं है, डेथ नाम की कोई चीज नहीं होती। मैं अपनी सिर्फ उस एक पुराने वस्त्र की तरह मैं इस बॉडी को छोड़ रहा हूँ, है ना। तो ये जो चीज है ये हमें समझ आती है जब हम 10th गेट हमारा ओपन होता है, तब हमें ये बात की अंडरस्टैंडिंग होती है। तो आई थिंक हम इसको द एंड करें। थैंक यू सो मच। हाँ जी। थैंक थैंक यू। यू संगीता जी।